गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं व्यावसायिक अर्थशास्त्र के पाठ 1 वैशिष्ट एवं समष्टि अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने अर्थशास्त्र एवं वैशिष्ट अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाया था, तो आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा से। समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र वस्तुतः अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक इकाई का नहीं अपितु सभी इकाइयों या समग्र के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। कहने का तात्पर्य है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक इकाई का नहीं अपितु सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल विनियोग का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समष्टि या वृहद अर्थशास्त्र का संबंध एक व्यक्ति से नहीं अपितु व्यक्तियों के समूचे समूह से है। एक परिवार से नहीं अपितु सभी परिवारों से है। एक फर्म से नहीं अपितु सभी फर्मों से है। एक उद्योग से नहीं अपितु अर्थव्यवस्था की समूची औद्योगिक संरचना से होता है। इसको हम छोटे शब्दों में यह कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक या बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अब हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समष्टि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर वोल्डिंग कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इनका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं अपितु राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं अपितु सामान्य कीमत स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। प्रोफेसर सुलजे कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। प्रोफेसर चैम्बरलिन कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है। अगली परिभाषा गार्डनर एकले की है। ये लिखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर समष्टि रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के कुल आयामों से होता है। यह व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्षा आर्थिक अनुभव के हाथी के कुल आकार और संचालन का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह किसी जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों का जिनसे वह जंगल बना है। इस प्रकार हम समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कुल आय, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग, मूल्य स्तर, नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार चक्र, मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्नलिखित विषयों का विश्लेषण भी शामिल है। राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद, मुद्रा का बाह्य मूल्य, सामान्य मूल्य स्तर, बचत एवं विनियोग, व्यापार का शेष एवं भुगतान का संतुलन, रोजगार एवं आर्थिक विकास। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पे है व्यापक दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय एवं विश्व स्तरीय आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढा जाता है। सूक्ष्म चरों को महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक यानी बड़े स्तर पर कार्य किया जाता है। नंबर 2 गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र गतिशील अर्थव्यवस्था को अधिक महत्व प्रदान करता है। नंबर 3 पर है व्यापक विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है या महत्व दिया जाता है। इसमें सरकार की मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के प्रभाव का विवेचन किया जाता है। नंबर 4 है समूह हित को प्राथमिकता। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत की अपेक्षा समूह पर अधिक ध्यान दिया जाता
है। अगली विशेषता है परस्पर निर्भरता। वैशिष्ट अर्थशास्त्र में साम्य स्तर के परिवर्तन का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता है, जबकि समिष्ट मात्राएं इतनी समृद्ध होती है कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के साम्य स्तर में भी परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार समिष्ट अर्थशास्त्र समूची अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसका संबंध समग्र तथा औसत विवेचन से होता है। व्यक्तिगत मदों से इसका कोई संबंध नहीं रहता। केवल समग्र मदों को ही ध्यान में रखा जाता है, जैसे कुल बचत, कुल उपभोग, कुल रोजगार, कुल मांग, कुल पूर्ति आदि। समिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध बेरोजगारी की समस्या, आर्थिक उच्चावचन, आर्थिक वृद्धि आदि से रहता है। आगे की वीडियो में हम समिष्ट अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण अंग के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। आय तथा रोजगार के सिद्धांत में इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति तथा समग्र मांग में संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, अथवा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के बराबर समग्र पूर्ति की स्थिति कैसे निर्मित की जा सकती है। नंबर 2 पर है अर्थव्यवस्था में असंतुलन या मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन परिणामों का विश्लेषण किया जाता है जो समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग अधिक होने पर होते हैं, अर्थात मुद्रा प्रसार जनित अंतर की स्थिति निर्मित होती है, अथवा समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग कम होने पर मुद्रा संकुचन जनित अंतर की स्थिति निर्मित होती है। अर्थव्यवस्था में निर्मित असंतुलन सुधार का सिद्धांत। नंबर 3 पॉइंट है। इसके अंतर्गत इस सिद्धांत में 3 प्रकार की नीतियों का समावेश होता है। नंबर 1, मौद्रिक नीति। इसमें मुद्रा की पूर्ति तथा साख व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण पर बल दिया जाता है। नंबर 2 पॉइंट है वित्तीय नीति। इसमें सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था पर बजट, घाटे के प्रभाव आदि का विश्लेषण किया जाता है। नंबर 3 है विनिमय दर नीति। इसमें विदेशी विनिमय दर के प्रबंध तथा भुगतान संतुलन का विश्लेषण किया जाता है। आगे के वीडियो में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।